नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए की मंत्रालयों की योजना और तैयारी की समीक्षा। डॉक्टर एस जयशंकर की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, अगर हम पर सैन्य हमला हुआ तो दिया जाएगा बहुत सख्त जवाब। अपने ईरानी समकक्ष को करीबी साझेदार होने के नाते स्थिति से कराया अवगत। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार के प्रति जताया समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और असदुद्दीन ओवैसी ने थपथपाई सरकार की पीठ। बिहार के रक्सौल में घुसपैठ की कोशिश करते 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार। 8000 चाइनीज नोट और चाइना के पासपोर्ट बरामद। सभी से पूछताछ जारी। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान में 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहित 10 नक्सली ढेर। आईईडी ब्लास्ट में 5 जवान भी शहीद। मुठभेड़ जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की है। मंत्रालयों की योजना और तैयारी की समीक्षा की गई। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिव इस बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की है। तमाम मंत्रालयों की योजना और तैयारी की समीक्षा के लिए ये बैठक जारी है। इस समय सुधाकर इस बैठक पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सुधाकर, क्या जानकारी इस बैठक से संबंधित? सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। सुधाकर, हम जानते हैं सुबह ही एनएसए अजीत डोभाल और फिर होम सेक्रेटरी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और अब इस समय तमाम मंत्रालयों के सचिवों के साथ ये बैठक हो रही है। इस बैठक के बारे में और क्या अपडेट? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक ऋतु। खास तौर से भारत ने कल जो एक बड़ा प्रहार आतंक पे किया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसके बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं तमाम, उसके सदस्य शामिल थे। सबसे पहले उनकी बात करूं तो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, प्रधानमंत्री के दोनों प्रधान सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा जो की मिनिस्ट्रीज आप कह सकते हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, पावर, हेल्थ, टेली कम्युनिकेशन, इस तमाम मंत्रालयों के सचिव, करीब आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन मंत्रालयों के सचिव इस बैठक में मौजूद थे। और एक पूरी तैयारी, अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की हमारी स्थिति है, जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं सीमा पर, उसको देखते हुए हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है, खासतौर से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है और विभिन्न मंत्रालयों के बीच कैसा समन्वय है, उसको लेकर एक बड़ी बैठक थी। डिटेल एक प्रेजेंटेशन दिया गया सेक्रेटरीज के तरफ से। पीएम मोदी को जानकारी दी गई कि किस तरह से एक पूरे सिचुएशन में एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालयों के बीच एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो एक ऑपरेशनल कंटिन्यूटी होती है, कि जिस मंत्रालय की जो भी जिम्मेदारी है तो उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रिव्यू किया कि किस तरह की योजना है मंत्रालयों की, किस तरह की तैयारी है,
जो मौजूदा स्थिति है उससे निपटने के लिए या किसी और तरह की भी स्थिति उपजती है तो खास तौर से उन्होंने ये निर्देश दिया कि तमाम सचिव अपने मंत्रालय का ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस का एक तरह से रिव्यू करें, फुल प्रूफ फंक्शनिंग हो, इसके लिए क्या जरूरी सिस्टम्स है उसकी पहचान हो और उस बात पर जोर होना चाहिए कि रेडीनेस कैसी है, अगर कोई इमरजेंसी स्थिति आती है तो उसमें कैसा रिस्पांस होना चाहिए और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो है, संचार के जो तंत्र हैं वो कायम रहे, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए। इस तरह के मंत्रालयों, तमाम मंत्रालयों में ये भी आइडेंटिफाई किए जाए कि क्या क्या और करने की जरूरत है ताकि इस सारे प्रोसेस को और मजबूत किया जाए। मंत्रालयों ने पीएम मोदी को भरोसा दिया कि सिचुएशन से निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। कई अन्य विषयों पर भी ऋतु इस बैठक में चर्चा हुई, जिसमें खासतौर से जो सिविल डिफेंस का मैकेनिज्म है उसको कैसे मजबूत रखा जाए, सक्षम रखा जाए। आपको ऋतु पता है कि कल पूरे देश ने एक बड़ी मॉक ड्रिल की थी, तो इसको कैसे सक्षम रखा जाए, निरंतरता कैसे रहे इसके ट्रेनिंग में। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा, आप देखिए एक तरह से पाकिस्तान परस्त जो साइबर स्पेस है, मिस इन्फॉर्मेशन काफी फैलाई जा रही है भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारतीय सेना के बारे में। तो फेक न्यूज से इस तरह के कैसे निपटा जाए, उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसकी बात इस बैठक में हुई। जो देश के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी के लिहाज से हम जानते हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हो, हमारे ब्रिजेस हो, तमाम जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी सिक्योरिटी कैसे मजबूत की जा सकती है, उसकी बात हुई इस बैठक में। इसके अलावा मंत्रालयों को ये भी निर्देश दिया गया कि वो राज्यों के साथ, खासतौर से राज्यों की बात है तो राज्यों के अथॉरिटीज के साथ वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहें। जो ग्राउंड लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर से अगर सीमावर्ती इलाके हैं तो उनके साथ लगातार उनका कम्युनिकेशन रहे, उनके बारे में जानकारी लेते रहें। पीएम मोदी ने ये कहा है इस बैठक में, सचिवों को निर्देश दिया है कि एक सरकार के स्तर पर न सिर्फ होल ऑफ द गवर्नमेंट के साथ अप्रोच के साथ काम हो, बल्कि एक पूरी तरह से अलर्टनेस की स्थिति रहे, एक ऊर्जा का वातावरण रहे, इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी रहे, तारतम्यता रहे, एक स्पष्ट कम्युनिकेशन के साथ मंत्रालयों के बीच काम हो, क्योंकि एक संवेदनशील समय है। और पीएम मोदी ने जरूर इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा भारत के लिए सर्वोपरि है, नागरिकों की सुरक्षा भारत के लिए सर्वोपरि है, जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस भारत के लिए वो सर्वोपरि है। तो इस लिहाज से सबको एक तरह से मिलकर काम करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं बड़ी बैठक जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही है उस लिहाज से। जी सुधाकर, भारत एक तरह से कैसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जहां जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत को होल ऑफ द वन अप्रोच के तहत आगे बढ़ने की जरूरत होगी और उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम मंत्रालयों के सचिवों के साथ ये जो बड़ी बैठक हो रही है, इसमें कई ऐसी बातें भी होंगी सुधाकर, यानी कि एक तरफ जहां हम रक्षा सुरक्षा के लिहाज से सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को बेहतर कर रहे हैं, साथ ही साथ देश के भीतर जो आप मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उससे कैसे लोगों को बचाया जा सके, साथ ही साथ तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उस पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। तो कई मोर्चों पर सरकार को एक तरह से एकाग्रता के साथ इस समय चलने की जरूरत है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों का एक बड़ा हिस्सा होगा जिन्हें सतर्क और सचेत रहना भी होगा ऐसी स्थिति में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक इमरजेंसी सिचुएशन ऋतु जब होती है तो वह किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी होनी चाहिए और पीएम मोदी का इसी बात पर जोर था। और शायद वही यही वजह आप देखिए, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय हो, जो ऊर्जा बिजली की जरूरत, हम जानते हैं कि जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, टेली कम्युनिकेशन मंत्रालय हो, तो एक ये किस तरह की ये तो एक हम जानते हैं कि तनाव की स्थिति है, क्योंकि भारत ने आतंक पर बड़ा प्रहार किया है और पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकियां भी मिल रही है, लेकिन भारत किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रहा है। भारत बिल्कुल हर चीज पर भारत की नजर है, भारत के सुरक्षा बलों की तैयारियां हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सोर्सेस हैं भारत के भीतर
किसी तरह की दिक्कत ना हो, रसद की आपूर्ति हो या सेना तक साजो सामान पहुंचाने की बात हो, आपस में कम्युनिकेशन की बात हो, हर स्तर पे तैयारी रहे, सरकार के हर विभाग में वो तैयारी दिखे, वो अलर्टनेस दिखे। तो उसका एक जायजा पीएम मोदी ने लिया है और भरोसा जरूर पीएम मोदी को दिलाया है तमाम मंत्रालयों ने कि वो उनकी तैयारी है। प्रधानमंत्री ने जरूर इस अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए और उस मकसद से साथ की राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे, तो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस भी उच्चतम स्तर की होनी चाहिए। इस मकसद के साथ तमाम मंत्रालय मिलकर काम करें। जी बिल्कुल सुधाकर, बहुत बहुत धन्यवाद। आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में भारत एक तरह से जिस आपात स्थिति की तरफ बढ़ रहा है उसमें देश एकजुट होकर काम करे, एकजुट होकर इसका मुकाबला करे, उस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ द्विपक्षीय बैठक की। डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सेनाओं ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। You are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद संसद परिसर में आज सभी दलों की बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया इस बैठक में। इसके अलावा शिवसेना शिंदे से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से टीआर बालू, जेडीयू से संजय झा, आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपने मत रखे। सभी दलों ने एक मत से सेना की कार्रवाई पर बधाई दी। साथ ही इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार के हर निर्णय पर साथ देने का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने परिपक्वता दिखाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश की एकता को कमजोर करने के लिए फेक न्यूज चलाने का प्रयास किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि किसी फेक न्यूज पर विश्वास न करें। ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में देश हित में हम सब एक साथ हैं। उन्होंने सरकार के काम की तारीफ की और कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीआरएफ के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए। साथ ही अमेरिका भी इस संगठन को अपने देश में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करे। आज की ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इस पर डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक में सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है। साथ ही किरण रिजिजू ने कहा कि हमारे देश की एकता को कमजोर करने के लिए फेक न्यूज चलाने का प्रयास किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने किसी भी तरह की फेक न्यूज पर विश्वास न करने की अपील की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। सर्वदलीय बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रमों से अवगत कराया। सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एनएसए के साथ बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये ब्रीफिंग ऐसे समय में की गई है जब जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार भारी गोलाबारी की जा रही है। देश की पश्चिमी सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा दंश दिया है जो नासूर बनकर उसके दिल में हमेशा के लिए रहने वाला है। भारतीय सीमा से सटे पूर्वी हवाई क्षेत्र को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। इसके अलावा कल आधी रात के बाद एक बार फिर आतंकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की। भारतीय सशस्त्र बलों ने बिना उकसावे की गई गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। आम नागरिकों के घरों को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान की ओर से ये गोलीबारी कल रात 1:30 बजे से शुरू हुई थी। वो कल रात को वहां से भाग गए थे। डर की वजह से आज सुबह फिर वो वापस अपने घरों को लौटे हैं। हम बहुत शेलिंग हुई, हम उधर सोए थे, हमारे बच्चे भी सोए थे, हम ऐसे सोए थे, हमें कोई पता नहीं। जब हमें आवाज़ आई हम बाहर खड़े हुए, जैसे हम खाए हुए ऐसे ही गोला हमारे मकान पर गिर पड़ा। हमारे बच्चे, मालियाँ, भैंस सब जख्मी हैं। शीलिंग इतनी हुई कि किसी कहने की बात ही नहीं। शीलिंग में हमारा बहुत नुकसान हो गया। एट ए टाइम 2 गोले पड़े हमारे मकान के ऊपर। बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं और फफेरी भाभी है वो भी जख्मी हो गई है। 1-1:30 बजे से ये शेलिंग शुरू हुई है रात को। तो हम लोग भाग गए, रात शाम को कल भाग गए डर के मारे। तो अभी सुबह हम वापस आ रहे हैं। बहुत ख़राब माहौल था यहाँ 2 मकान 3 मकान ही उड़ गए, डैमेज हो गए। ये बड़ी हैवी शेलिंग हुई है और बहुत नुकसान हुआ है हमारा इधर पार। ये पूरा मकान एक डैमेज हो गया और पार गांव में बड़ा नुकसान हुआ है और मकान पूरे उड़ गए हैं। ये देखो ना आप साइड पे जाके, और ये देखो ना शीशों की हालत क्या है, बड़ी बुरी हालत हुई है। इधर लोगों के मकान टूट गया, किसी का हुआ। मेरे घर के पास पड़ा, वो बारी के शीशे वगैरह टूट गए सब। तो कल बोला वो रास्ते से वापस चले गए, कोई नहीं गया उधर ऊपर। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जहां एक तरफ आप देख रहे हैं लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ऐसा सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा। और लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने तबाह किया है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान संघर्ष विराम उल्लंघन कर कर निहत्थे और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को तबाह किया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा पलटवार है। बीते 24 घंटे से पहले जिस तरह से 9 आतंकवादी ठिकानों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के भीतर घुसकर एक तरह से अपनी सेना के तहत ये हमला किया था और ध्वस्त किया था इन आतंकवादी ठिकानों को, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था। भारत ने अब लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया है। अक्षय डोंगरे इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अक्षय, क्या अपडेट है अभी इस खबर का? ये एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें एक बड़ा हमला भारत की तरफ से है, लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को बेअसर किया गया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में एक्टिवेटेड था, जो अब किसी भी इंडियन फाइटर जेट या फिर किसी भी तरह से एरियल टारगेट को मॉनिटर करने के लिए लगाया गया था, उसे न्यूट्रलाइज यानी कि उसे तबाह कर दिया गया है कल रात को। और इसका कारण ये था कि कल हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो भारत की तरफ से एक चीज़ साफ की गई थी कि जो हमला हुआ है केवल और केवल आतंकी ठिकानों पर किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि इन आतंकी ठिकानों से आतंकवादियों ने हमारे बेकसूर लोगों को मारा, उनकी जान ली, और इसीलिए हमने भी केवल आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं। हमने ये भी कहा था कि अब किसी भी तरह से अगर हमला पाकिस्तान की तरफ से होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 15 भारतीय शहरों के ऊपर कल रात को हमले हुए थे और ये हमले तमाम तरह की मिसाइलों के साथ किए गए थे। कल रात को जिस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेटेड थे, उन्होंने इन सभी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया और बदले में जब कार्रवाई इसी हिसाब से की गई तो उससे लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि चाइना से खरीदा गया है, उसे निस्तनाबूद कर दिया गया है। अगर शहरों की बात की जाए तो अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर से लेकर भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोडी, उत्तरलाई और राजस्थान के भुज तक ये हमले पाकिस्तान द्वारा किए गए थे। और इन सभी को भारत के एक्टिव सर्विलेंस और एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पहले ही मॉनिटर कर लिया था और उन्हें हवा में ही इन्हें तबाह कर दिया गया। जिस तरह से हमने इजराइल और गाजा की जंग में देखा है, जब भी रॉकेट्स इजराइल की तरफ दागे जाते हैं तो वहाँ के आयरन डोम से जिस तरह उन्हें हवा में ही फोड़ दिया जाता है, उसी तरह से हमारे भी एयर डिफेंस सिस्टम कल रात को पूरी तरह से एक्टिवेटेड थे और उन सभी हमलों को हमने कल रात को ही रोका है। हमने पहले भी कहा था कि जिस तरह से कार्रवाई की जाएगी उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा और इसी के चलते भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया है। और अब अगर दूसरी तरफ LOC की बात की जाए या फिर जम्मू की बात की जाए तो लगातार सीजफायर वायलेशन करते हुए पाकिस्तान भारी बमबारी कर रहा है, सिविलियन टारगेट्स को, सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है और इसके चलते 16 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और उन सभी का इलाज चल रहा है। और अगर कायराना हरकतों की बात भी की जाए आपसे तो एक तरह से जितने भी डिफेंसलेस जो एरियाज थे, चाहे वो स्कूल हो या गुरुद्वारे हो, उनके ऊपर घात लगा के उनके ऊपर चुन के पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर और शेलिंग हो रही है। तो ये आपको बताने के लिए काफ़ी रहेगा कि किस तरह से जब पाकिस्तानियों ने ये देखा और ये महसूस किया कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और सिक्योर्ड है, तो उन्होंने उन लोगों को उन एरियाज़ पे हमला किया जहाँ पर डिफेंस सिस्टम ना हो या फिर जहाँ पर लोग अपनी सुरक्षा ना कर पाए और इसी के चलते सिविलियन कैजुअलिटीज़ है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब ये एक तरह से भारत की तरफ से जो एक संदेश था कि हमने अपना बदला ले लिया है और किसी भी तरह से जो कार्रवाई की जाएगी उसका जवाब दिया जाएगा, उससे पाकिस्तान ने कोई सीख नहीं ली है। अपनी हरकतों से बाज आने के बजाय पाकिस्तान ने फिर से 15 शहरों पर, मुख्य जो शहर है भारत के, चाहे वो अमृतसर जैसा शहर हो या फिर चंडीगढ़ हो, राजस्थान का भुज हो, से लेकर जम्मू और श्रीनगर और अवंतीपुरा, हर इन शहरों में जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है, वहाँ पर हमले करने की कल रात को कोशिश की गई थी और इसकी पुष्टि अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से की जा चुकी है कि ये सभी हमले फेल कर दिए गए हैं। जी अक्षय, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को एक तरह से चेतावनी भी भारत दे रहा था कि आतंकवादी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया है, पाकिस्तान के भीतर किसी भी तरह की सैन्य ठिकानों को या फिर नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन अपनी बौखलाहट में कल रात पाकिस्तान ने जिस तरह की कार्रवाई की है कि तकरीबन 15 ऐसे स्थानों को भारत के निशाना बनाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। और वहीं हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में, रिहायशी इलाकों में एक तरह से बमबारी की, शेलिंग की है। तो उसका एक बड़ा जवाब भारत ने दिया है। लाहौर की एक तरह से डिफेंस रडार को ध्वस्त करते हुए पाकिस्तान के लिए ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ा जवाब है और जिसकी तस्दीक डॉक्टर एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने भी ईरान के समकक्ष अपनी बैठक में बहुत साफ कहा था कि अगर मिलिट्री कार्रवाई की जाएगी तो हम उसका पलटवार करेंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये जवाब पाकिस्तान को आज भारत ने दिया है। यानी अब पाकिस्तान को संभल के अपनी कार्रवाइयों को करना होगा, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे।
जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। और एक तरह से जो इनके मोडस ऑपरेंडी यानी कि जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उसकी अगर बात की जाए तो पहलगाम में हमने साफ तौर पे देखा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है शुरुआत से जब से पाकिस्तान बना है कि मजबूत से लड़ने के बजाय वो कमज़ोर लोग जो डिफेंसलेस लोग हैं उन पे हमला करना ज़्यादा आसान समझता है, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करता है। और यही हमने पहलगाम में देखा किस तरह से ISI और पाकिस्तान आर्मी की मदद से एक तरह से पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, लोगों को धार्मिक तौर पर आइडेंटिफाई करके मारा गया। और तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि कल रात बौखलाहट में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सिविलियन एरियाज़ पे हमले करने की कोशिश की है। लेकिन अच्छी बात यह है, और ये एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ है, कि 15 शहर ऐसा कोई आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान पे जो हमले किए वो केवल टेरर स्पॉट्स पे किए, केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किए, सिविलियन एरियाज़ को पूरी तरह से साफ बख्शा गया और इसीलिए प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए गए। वरना भारत इससे बड़ी बमबारी भी कर सकता था जिसमें सिविलियंस की जान जाने की आशंका थी, और इसी के चलते भारत ने अपनी कार्रवाई को काफ़ी लिमिटेड रखा। लेकिन पाकिस्तान ने वापस एक तरह से बेशर्मी दिखाई है और सिविलियन एरियाज़ पे हमले करने की कोशिश की है। 15 शहर अगर हमले पे थे तो आप एक तरह से मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये 15 में से सभी के सभी हमले जो थे ये सभी विफल रहे। कल रात को लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोज़ आ रही थी, लोग कई सारी वीडियोज़ बना के पोस्ट कर रहे थे जिसमें आपको जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हवा में कुछ इंगेज करते दिख रहे थे। और जब रोशनी हुई तो कई खेतों से, कई इलाकों से चाइनीज़ मेड मिसाइल्स मिली है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की है उससे एक तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब वापस मिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य जिस तरह से भारत लगातार कह रहा था कि भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता है, भारत ने पहलगाम हमले में जो आतंकवादी शामिल थे उन आतंकवादी को, जो पाकिस्तान की जमीन पर जो तमाम आतंकवादी अड्डे हैं, उनको सबसे पहले निशाना बनाया। और इसके बाद लगातार भारत का ये कहना था कि भारत इस स्थिति को एस्केलेट नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जिस तरह से कल 15 भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर, 15 शहरों पर जो हमले रात को किए, उसका एक पलटवार, उसका एक मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए। यानी कि भारतीय सेना अब लाहौर में पाकिस्तान के तमाम उन ठिकानों, उन एक तरह से उन स्तंभों को अब निशाना बनाने की शुरुआत कर रही है, जो कि पाकिस्तान को यह एहसास कराए कि अगर पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई करेगा तो भारत उसका पलटवार ही नहीं करेगा, बल्कि भारत पाकिस्तान की उस ताकत को पूरी तरीके से तोड़ के रख देगा। एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का मतलब है कि लाहौर और पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादी संगठनों तक अब सीमित नहीं रहेगी लड़ाई। अगर लड़ाई इस तरह से होगी कि लाहौर और पाकिस्तान अगर रिहायशी इलाकों में और हमारे लोगों को अगर निशाना बनाएगा तो भारत उसका पलटवार बड़ा करेगा, और वो बड़े पलटवार का संकेत सेना और ISI तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने का मतलब है कि भारत का संदेश बहुत साफ है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की जो माइट है, अगर उसे लगता है कि वो अपनी इन हरकतों से भारत को कोई बड़ी चुनौती देता दिखाई दे रहा है, तो भारत उस माइट को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर डोमेन की बात की जाए, जिस तरह से ये वॉरफेयर पूरा चल रहा है, तो जिस मोड में पाकिस्तान भारत पे हमला करना चाह रहा था कल रात को, आज सुबह ठीक उसी मोड में हमला किया गया। और भारत ने ठीक निशाने लगाकर जिस तरह से हमले किए हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आंखें मानी जाती है, ये रेडार डिफेंस सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है उन पे हमला किया गया। एक बार फिर से भारत ने रिस्ट्रेन दिखाया है, केवल प्रोपोर्शनेट हमला किया है, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ चुकी है। अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो पाकिस्तान ने जो अपनी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है, आर्टिलरी जो शेलिंग है, वो उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। और अगर इलाकों की बात की जाए तो कुपवारा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और रजौरी के सेक्टर्स में कहीं ना कहीं फायरिंग बढ़ चुकी है। स्मॉल आर्म से लेकर आर्टिलरी शेलिंग लगातार चल रही है। और जहां भारतीय सेना पाकिस्तान की पोस्ट पे हमला कर रही है, पाकिस्तान बार बार रिहायशी इलाकों पे हमले कर रहा है, स्कूल्स पे हमले कर रहा है, गुरुद्वारों पे, मंदिरों पे हमले कर रहा है वहाँ पर। तो एक तरह से वापस कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा देखी जा रही है। जी लक्ष्य, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सुधीर यादव भी जुड़ गए हैं। सुधीर, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि आतंकवादी संगठन और आतंकवादी उसके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। आज उन नॉन स्टेट एक्टर्स पर अगर भारत ने खुला हमला किया है, पूरी दुनिया को बता के उन पर हमला किया है, उन तमाम आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया है जो पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे थे, बढ़ रहे थे,
तो ऐसे में अब जब पाकिस्तान रिहायशी इलाकों की तरफ हमला कर रहा है तो खुद को एक्सपोज भी कर रहा है और भारत उसका एक बड़ा जवाब भी दे रहा है, जिसमें लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करना भारत का एक बड़ा जवाब है पाकिस्तान को। बिल्कुल रितु, जाहिर तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से भारत ने पहले जो आतंकवादी जो निशाने थे, आतंकवादी जो ठिकाने थे, वो टारगेटेड अप्रोच थी। भारत ने साफ तौर पर न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया में साफ तौर पर ये कहा कि नॉन एस्केलेटरी नेचर का है, सिर्फ हमने टारगेटेड अप्रोच की है। कोई भी मिलिट्री, इकोनॉमिक या सिविलियन कोई भी ऐसा जगह है तो नुकसान नहीं पाएगा। उसकी बजाय आज की हरकत है पाकिस्तान ने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है हमारे, उनकी तरफ कोशिश की है कि उन पर लगातार हमले की कोशिश की और भारतीय सेना ने जो इसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया। और उसके बदले में जब पाकिस्तान की कार्रवाई हुई है तो भारतीय सेना ने लगातार सेलेक्टेड जो रडार थे, जो इंस्टॉलेशन थे, उनको निशाना बनाते हुए उनको नष्ट किया है। और जिस तरीके से लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जा रही है कि उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो लाहौर के आसपास का पूरा एरिया जो है पूरी तरह से वल्नरेबल है। अब भारतीय सेना चाहे तो इन इलाकों में बहुत सटीक निशाने थे जो इससे इंस्टॉलेशन है और जो दूसरी तमाम जो आतंकी गतिविधियां उनको बखूबी निशाना बना सकती है। पाकिस्तान जिस तरीके से चीजों को एस्केलेट कर रहा है, भारत ने पहले ही कहा था नॉन एस्केलेटरी है, अगर इसको आगे एस्केलेट किया जाए तो भारत बखूबी इसका जवाब देगा। तो पाकिस्तान की हरकत का भारत ने बखूबी जवाब दिया है। रितु जी, सुधीर आप बने रहिएगा। लक्ष्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान का चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये पाकिस्तान का चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत की सैन्य ताकत और रणनीति के सामने पूरी तरह बेअसर साबित हुआ है। भारत की S-400, राफेल, सुखोई, ब्रह्मोस जैसी उन्नत प्रणालियों के सामने पाकिस्तान की हवाई रक्षा को ध्वस्त कर दिया है भारत की सैन्य ताकत ने। ये कितना बड़ा संदेश भी पाकिस्तान के लिए भी है, विश्व के लिए भी है। साथ ही साथ पाकिस्तान को क्या इससे अब आगाह हो जाना चाहिए? अगर वो एस्केलेट करता है तो अंजाम बहुत ही बुरा होने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान ने चीन से कई हथियार लिए हैं और कई डिफेंस सिस्टम भी खरीदे हैं। और एक तरीके से चीन यह सोच रहा था कि इसके मौके पे भारत पाकिस्तान के बीच जब भी कभी द्वंद्व होता है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसमें उसके जो प्रणालियां हैं वो टेस्ट हो जाएंगी। तो टेस्ट होने के बाद पता ये चल रहा है कि वो प्रणालियां जो है बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एंटीक पीस है, वो खिलौना है। और उसके वो जो भारत के पास जो सामग्रियां हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो इक्विपमेंट के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। तो एक संदेश भारत की तरफ से पूरी दुनिया को जा रहा है कि देखिए, आप किसी से कोई सामान खरीदते हैं, अपने यहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं खरीदते हैं, और खास करके ऐसे देशों से, ऐसी जगहों से सामान खरीदते हैं जो कि डुप्लीकेट टेक्नोलॉजी में जिनका एक कह सकते हैं कि सिर्फ महारत हासिल है, ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ऐसे में ये स्थिति होती है। और लेकिन पाकिस्तान की जो हमेशा ये रणनीति होती है कि उसको ये लगता है कि जो एग्रेशन है उसका डिफेंस है, लेकिन हमेशा ये नीति काम नहीं होती है। एग्रेशन अगर है तो उसके अलावा आपका डिफेंस स्ट्रांग अगर नहीं है तो आप परास्त हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है कि वो एग्रेशन करता है, आतंकवादी भेजता है और बार बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो इस बार भारत ने संदेश दे दिया है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल क्षमता है, जो कि हमने दिखाया कि हम टारगेटेड किस तरीके से अटैक कर सकते हैं टेररिस्ट ठिकानों पे। हमारे पास प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, उसका लोकेशन हमारे पास है, मतलब हमारे पास वो खुफिया तंत्र है जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है। और तीसरी बात ये है कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के इक्विपमेंट से कई गुना अच्छे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में अगर कोई जुर्रत करेगा तो उसके इक्विपमेंट सब धरे के धरे रह जाएंगे। अखिलेश, कल पाकिस्तान की 15, भारत के 15 ऐसे शहरों पर और सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश, क्या ये इस तरह से देखा जाए इसे कि भारत ने अगर पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी अड्डों ठिकानों को ध्वस्त किया, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिबंध है, ये आतंकवादी चाहे वो अजहर मसूद हो या फिर हाफिज सईद हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतिबंधित आतंकवादी हैं। अगर इनके ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है और उनकी रक्षा और सुरक्षा में अगर पाकिस्तान की सेना सामने दिखाई देती है तो ये विश्व को भी एक बड़ा संदेश है। ऐसे में क्या भारत को एक बड़ा मौका दे रही है पाकिस्तान कि बड़ी कार्रवाई के लिए भारत
के लिए पाकिस्तान एक तरह से खुद ब खुद वो पूरा माहौल बना रहा है कि भारत अब खुलकर पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहे? देखिए, निश्चित तौर पे भारत के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे मौजूद हैं, क्योंकि इतने दिनों जो इंतजार किया गया पहलगाम की घटना के बाद, तो इंतजार इसीलिए था कि वो इस बीच में हम प्लानिंग करें, और हर स्टेज की प्लानिंग होती है। तो पहली प्लानिंग हुई हमारी राजनयिक स्तर पे कि हमने दुनिया को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। दूसरी हमारी हुई कि प्रिसाइज अटैक हुआ, जिसमें कि हमने दुनिया को बता दिया कि ये आतंकवादी अड्डे जो ध्वस्त किए गए हैं। अब जो विदेश सचिव उस दिन ब्रीफिंग कर रहे थे, और खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने आज जो ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ बात करते हुए जो बात कही है, उसमें साफ साफ ये झलकता है कि पाकिस्तान अगर एग्रेशन का रुख अपनाता है तो भारत उसका माकूल जवाब देगा, और न सिर्फ प्रोपोर्शनेट, हो सकता है कि उससे ज्यादा जवाब देगा। क्योंकि अभी ये समय है जबकि पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा हो, और आतंकवाद के खात्मे की मदर जो शिप है वो पाकिस्तान है, वो आतंकवाद पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है पूरी दुनिया की। तो इसमें हमारा दुनिया को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरफ से हमारा राजनयिक समर्थन है, राजनीतिक समर्थन है। तो भारत के पास ये पूरी क्षमता है अभी कि पाकिस्तान अगर थोड़ा सा एग्रेशन करेगा तो हम उसका पूरा जवाब देंगे, और भारत सैन्य रूप से और भारत इंटरनली भी। अभी आपने देखा कि राजनीतिक दलों की बैठक हुई, राजनीतिक दल भी अखिलेश आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गुरमीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय सीधे जालंधर से। गुरमीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब के कई इलाकों को कल रात पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, किस तरह से उन इलाकों में क्या किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है? हालांकि हम देख रहे हैं कि भारत ने अपने पलटवार में लाहौर में डिफेंस एयर सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है पाकिस्तान के। देखिए, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि रात से ही लगातार छन छन कर ये खबरें तो आ रही थी, सोशल मीडिया पर भी आ रही थी कि जगह जगह पर देखा गया है कि कुछ जो है धमाके की आवाज, कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि उन्हें धमाके की आवाज आई है। हालांकि जिला प्रशासन ने अमृतसर में, पठानकोट में ये कहा कि चेकिंग भी की जा रही है, इसके साथ ही लोग अपने घरों में रहें, और इसके साथ ही ब्लैकआउट भी किया गया था। अमृतसर में अगर मैं बात करूं तो तकरीबन सुबह 1 से सवा बजे के बीच में कुछ धमाकों की आवाज आने की बात कुछ लोगों द्वारा कही गई थी। उसके बाद 1:30 बजे ब्लैकआउट कर दिया गया अमृतसर में, और तकरीबन 3 घंटे का यह ब्लैकआउट रहा 4:30 बजे तक। वहीं पठानकोट में भी लगभग लोगों ने यही इनपुट दिया कि उन्हें कुछ धमाकों की आवाज आई है, और उसके बाद वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया, और इसके साथ कुछ और जगहों से भी ऐसी खबरें सुनने को मिली। मगर सबसे बड़ी चीज यह थी कि पाकिस्तान की ओर से यह अटैक किया गया, 15 जगह पर यह अटैक हुआ, और वो पूरी तरह से नाकाम हुआ। उसके लिए अब जब ये पूरी खबर कंफर्म हुई है, पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है, तो भारत के लिए एक तो बहुत फख्र की स्थिति है, और साथ में पंजाब में जितने भी सरहदी जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगते हैं, पिछले कुछ दिनों में ये जानकारी निकलकर आ रही थी, कुछ जगह ये इनपुट भी दी जा रही थी कि जो सरहदी बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर लोग माइग्रेट करने लगे हैं। मगर सच्चाई ये है, यदि आप माने, जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर लोग बिल्कुल हाई स्पिरिट में हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब भारत की ओर से दिया गया है और आतंक की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है, वो सचमुच एक काबिले तारीफ कदम है, और वो भारत सरकार के साथ लगातार हर तरह से खड़े हुए हैं। अगर उनकी तरफ से किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता है वो किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, कुछ पंजाब की अगर लोकेशंस की मैं बात करूं तो पंजाब में पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा और चंडीगढ़, जो बिल्कुल नॉर्दर्न कमांड है और वेस्टर्न कमांड है, ये इसके जो है खास जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो यहां पर थी, और उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी इसे माना जा सकता है। जी, हमारे साथ अमृतपाल हमारे साथ ही जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बार अमृत आपके पास रुख करेंगे, इस समय का क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि लाहौर का डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है, भारत की जवाबी कार्रवाई रही है, साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान ने कल रात से जो हमले किए हैं
तकरीबन 15 से ज्यादा ऐसे सैन्य ठिकानों को और शहरी इलाकों को जो निशाना बनाने की कोशिश की, उसमें कई जाने भी गई हैं, 16 जाने गई हैं। भारत में अगर जम्मू श्रीनगर के सीमावर्ती इलाकों की हम बात करें तो पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया गया है, कुछ महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल थे मरने वालों में। ऐसे में भारत ने अब लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है, पलटवार किया है। एस्केलेट न करने की चेतावनी भारत लगातार दे रहा था, लेकिन अगर पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है तो फिर भारत अब पलट के बड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पोस्टनेट जवाब दे रहा है भारत। ऋतु, आपने ठीक कहा कि अब ये आधिकारिक जानकारी आ गई है कि कल रात इन्होंने 15 जो सिटीज थे, 15 शहर थे भारत के, उन पर अटैक करने की कोशिश की गई। श्रीनगर सबसे नॉर्थ में ले लें आप, अगर चंडीगढ़ ले लें वो कंप्लीट वेस्ट में, चंडीगढ़ में जहां इस वक्त हूं, ये करीब 250 किलोमीटर 260 किलोमीटर बॉर्डर जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो पंजाब का बॉर्डर लगता है, वहां से दूर है। तो वेस्ट इन्होंने करीब 250 किलोमीटर अंदर तक मार की है। साउथ में अगर आप देखें तो गुजरात के भुज तक मार की है। सो श्रीनगर से लेके चंडीगढ़ से लेके भुज तक, जिसमें पूरा जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, बठिंडा जैसे शहर हैं। जैसे गुरमीत बता रहे थे कि यहाँ चंडीगढ़ के पास चंडी मंदिर में वेस्टर्न कमांड है, बठिंडा में आपकी डिवीजन पोस्टेड है, आपकी कोर है जलंधर में, आपकी 9 कोर जलंधर बेस्ड है। तो आप ये अटैक्स क्लियरली पाकिस्तान ने किए, पर ये अटैक्स थे जो इनके मिसाइल अटैक्स थे, उनको इंटरसेप्ट किया गया, उनकी एसेंशियली डेब्री ही गिरी है। कोई मिसाइल जिस तरह की भारत की स्ट्राइक्स थी वैसी स्ट्राइक्स इनकी कामयाब नहीं हो सकी। इन्होंने कोशिश तो की पर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उनको इंटरसेप्ट किया और ध्वस्त कर दिया। अमृत, आप हमारे साथ बने रहे। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल, आप ही से जानना चाहेंगे, लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना, भारत ने एक तरह से ये साफ ऐलान कर दिया है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करना चाहता है तो उसका बड़ा जवाब भारत देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाँ, जब आप एयर डिफेंस जो सिस्टम होता है उसके पीछे आप तब जाते हैं जब आपको अंदर जाने का कुछ प्लान होता है, क्योंकि स्पेशली जब हवाई हमला करना होता है। अभी तक जो हमारे ऑपरेशंस थे, हमने अपने हवाई हमले या ड्रोन के अटैक्स और सिर्फ ड्रोन के थ्रू अंदर जाके कुछ करे हैं। मल्टी जो कहते हैं उसको लॉटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया था। और उससे क्या होता है, जब हमको ये प्लान होता है कि हमने डीप अंदर जाकर के कोई ऑपरेशन करना है, तो ऐसे समय के अंदर आपको जो एडी कवर होता है, एडी की लाइन होती है जो उनकी रडार है उसको पकड़ती हैं और हमारे हवाई जहाज या हमारे ड्रोन्स को लॉक करके उसके बाद उसके ऊपर मिसाइल फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करती हैं ताकि हम अंदर न जा सकें। ठीक है, तो वो पूरी कार्रवाई इनकी चल रही है। तो इसके लिए ये जो एडी सिस्टम है, इसको पंच करना, गैप बनाना, एक आर्मी की और एक मिलिट्री की और एयरफोर्स की सिस्टम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि जब हम अंदर जाने की प्लानिंग करते हैं। तो ये क्लियरली मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा झटका है। और सबसे पहली बात है, जो रडार साइट्स हैं उनको हर एक आदमी उनके सिग्नल को दबा के रखता है, छुपा के रखता है, कवर में रखता है। उसकी जो सिग्नल्स हैं उनको इमिनेट नहीं करता जब तक बिल्कुल जरूरत ना हो। और अंदर जाकर के स्पेशली लाहौर के प्रॉक्सिमिटी में उसको अटैक करना बहुत ही एक सक्सेसफुल अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। जी लेफ्टिनेंट जनरल, भारत का ये एक तरह से आप बता रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर, मतलब अब जो लगातार हमले हो रहे हैं या पाकिस्तान जिस तरह से एस्केलेट कर रहा है इस पूरे मामले को, अब भारत जवाब दे रहा है। और भारत आने वाले समय में किस तरह से इस पूरे अपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे बढ़े, उसकी रणनीति का एक तरह से एक ये पड़ाव के तौर पर है एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना। आगे भारत क्या क्या चीजें कर सकता है, यानी कि भारत किस तरह से अपनी रणनीति को आगे बढ़ रहा है, और भारत का लाहौर के एयर डिफेंस को ध्वस्त करने पर जो विदेश विश्व का जो एक सपोर्ट भारत को इस समय है, क्या उस पर किसी तरह का असर होगा? जी देखिए, ये तो अभी जो वहाँ पर है उसके लिए तो दीज आर ऑल क्या आते हैं पार्ट ऑफ योर क्या आते हैं, इसका पूरा प्रोसेस का हिस्सा होता है। मगर ये जो लड़ाई अभी मैं ये नहीं मानूंगा कि एक्चुअली में लड़ाई शुरू हुई है। ये तो हमने जब एक टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किए और उनको डिस्ट्रॉय किया, टेररिस्ट को मारा। टेररिस्ट तो एक एसेट होता है जिसकी कोई देश या कुछ मानते नहीं हम लोग,
और उसको एक नॉन स्केलेटरी लैडर के अंदर सबसे जीरो पायदान पे रखा जाता है। तो एक बड़ा डिस्टिंग्विश करके जब ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो उसके ऊपर जो हमले थे ये मिलिट्री हमले के एसेट्स के ऊपर नहीं थे, मगर जब ये रात को हमारे ऊपर कार्रवाई की कोशिश की गई है और इसको एक एस्केलेशन के ऊपर बढ़ाने की कोशिश की गई जो सारे नाकामयाब हो गए। अब जब ये सब कार्रवाई होती है तो हमारी भी एक तजवीज़ बनती है कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर अगर हमने अंदर जाके कुछ करना है और हमारी कार्रवाई सक्सेसफुल हो तो हमें ये पंच करना और जरूरी है। तो ये एक ईडी को ध्वस्त करने का काम कर दिया गया है। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि और हम डीप जा करके कोई ना कोई कार्रवाई अंदर करेंगे और ये एडी सिस्टम को रिप्लेस करना आसान काम नहीं होता है। तो दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल। अभी मुझे लगता है कि एक एस्केलेशन कंट्रोल मेजर को अपने साथ में रखा जाएगा और बार बार एक मौका दिया जाएगा पाकिस्तान को कि तुम और आगे गलत काम मत करो, शायद हमारा नहीं तुमको जो पनिशमेंट थी मिल गई है। मगर 2-3 चीजें जो पाकिस्तान ने की हैं वो गलत करी हैं। वो है सिविलियन इलाकों में हमला करके कल रात को कल पुंछ के अंदर कई सिविलियंस को मारा और भी इलाके में कश्मीर जम्मू कश्मीर के इलाके में बॉर्डर के इलाकों में काफ़ी कैजुअलिटीज़ और आपने पिक्चरें भी देखी होंगी, फोटो देखी होंगी कि किस वीडियोस देखे हैं कि कैसे कैसे कोई गुरुद्वारा साहब के ऊपर अटैक हुआ है, स्कूलों के ऊपर हुआ है, घरों के ऊपर फायरिंग की गई है। ये कोई भी एक मिलिट्री प्रोफेशनल फोर्स डेलिबरेटली इन इलाकों के ऊपर हमला नहीं करती और बड़ा क्लियर था कि उन्होंने हमारे सैनिक ठिकानों के ऊपर ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद के बगैर उन्होंने सिविलियन इलाकों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। ये एक बड़ा यूनिक ह्यूमन राइट्स काइंड ऑफ ऑपरेशन है जो गलत है, इसका जवाब भी देना बड़ा जरूरी है हमारे देश को कि मिलिट्री को सिखाना पड़ेगा कि आपको लड़ाई करने का तरीका होना चाहिए। आर्मी टू आर्मी लड़ाई होती है, आर्मी टू सिविलियन लड़ाई नहीं होती है। सो ये एक एस्केलेशन होगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कई बार हमारे जो देश के नेता हैं उन्होंने ये बोल दिया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था गत रात पिछली रात को वो पहला स्टेप था, आगे से भी आगे रील चलेगी अगर आप व्यवहार सही नहीं करेंगे। जी लेफ्टिनेंट जनरल, आप जिस तरह से बता रहे हैं, आपका ये कहना है कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया है उसे भारत की अगर नज़र से देखें तो वो जिस तरह से पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है, पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है जिसमें करीब 15 नागरिकों की जान गई है, तो ये उसका जवाबी कार्रवाई है। लेकिन भारत इस आतंकवादी ठिकानों को जो निशाना बना रहा है और जो सीमित अपनी कार्रवाई रखना चाह रहा है उसका ये एस्केलेशन नहीं है, आप ये मानते हैं? अभी भी भारत मतलब युद्ध जैसी किसी चीज की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है और इसको ध्वस्त करने का भी मतलब ये नहीं कहा जा सकता। उसका मतलब ये आपको भी बताया जा रहा है कि आपकी जो कोई चीज है, और ये मैं ज्यादा ऑपरेशन के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि फिर आप समझ रहे हैं कि आगे क्या होना है, तो एक दुश्मन को भी एक इशारा मिलता है कि आप एक सीनियर ऑफिसर आके कुछ बता रहा है। बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको जब हमें दुश्मन के इलाके में जाना है तो सबसे पहला काम उसकी एटी डिफेंस को बर्बाद करना होता है ताकि आप सेफली जा सके और सेफली वापस आ सके। ये आप बताना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी तो बेहद महत्वपूर्ण तरीके से भारत ने एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर की अपनी पूरी रणनीति को अंजाम देते हुए लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ये एक पूरी रणनीति है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, यानी कि ऑपरेशन यहाँ थमने वाला नहीं है, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने बीती रात 15 सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है भारत में, जिसमें कई नागरिकों की जान गई है, उसका एक तरह से एक पलटवार, एक बड़ा संदेश भी पाकिस्तान को यह है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो भारत उसको जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। अश्वनी हमारे साथ मौजूद है। अश्वनी, हम बात कर रहे थे जिस तरह से पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया और तमाम उन इलाकों में सीज फायर उल्लंघन के साथ साथ जो मोटरार से और आर्टिलरी से जो शेलिंग की गई है उसका एक बड़ा असर देखा गया, कई लोगों की जान गई है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर आगाह चेताया है और जवाब भी दिया है कि वो अपनी इस तरह की कायराना कार्रवाइयों को रोके वरना अंजाम भुगतना होगा।
निश्चित तौर से ऋतु अगर देखें तो आधिकारिक जो बयान आया है उसमें अब तक 16 जो है नागरिकों की मृत्यु की बात कही गई है, जिनमें कि महिलाएं शामिल हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं। और उससे भी बड़ी खबर जिससे पहले जो आप बता रही थी कि 15 भारत के शहरों को पाकिस्तान ने मिसाइलों के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए हमला करने की कोशिश की कल बीती रात में, जिसको पूरी तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। और उसके अलावा जो हमारा यूएस ग्रिड सिस्टम है और साथ ही साथ हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इस हमले को पूरी तरीके से नाकाम किया है। और बानगी इसकी भी है, जब हमारे हमले हुए थे, जब हमने स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान का तो एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया था। उसके अलावा जो बयान है उसमें यह भी कहा गया है कि सुबह देखिए आप चर्चा कर रहे थे कि जो लाहौर की एयर स्ट्रिप है उसके आसपास धमाके सुनाई दे रहे थे, अलग अलग उसके कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है कि लाहौर के हवाई रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, जो कि वहाँ पर लाहौर में एयरपोर्ट के पास स्थित था और उस पर लगातार सुबह 3 धमाके हुए थे। जो हमारे बयान आए हैं, जो हमारे आधिकारिक बयान आए हैं, उसमें यह भी कहा है कि हम किसी तरीके का एस्केलेशन नहीं चाहते, हम किसी तरीके से संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान जिस अनुपात में कार्रवाई कर रहा है उसी अनुपात में कार्रवाई का जवाब दिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इट हैज़ बीन लर्न रिलायबली लर्न द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द लाहौर हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड। और इसके साथ साथ एक लाइन इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म फोर्सेज टारगेटेड एयर डिफेंस रडार सिस्टम एट नंबर ऑफ द लोकेशंस इन पाकिस्तान। नंबर ऑफ द लोकेशंस इन पाकिस्तान, अभी लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम के ध्वस्त हो जाने की पुष्टि कर दी गई है। और साथ ही साथ अगर अन्य शहरों में जहां पर धमाके सुने गए हैं, उन शहरों की अगर बात करें हम, उन शहरों में जो है सुबह जब लगातार लाहौर पर ताबड़तोड़ 3 धमाके सुनाई पड़े हैं, तो उसके बाद अन्य शहरों में भी धमाके हुए हैं, जिन शहरों से अभी पुष्टि होना बाकी है। तो भारत ने मल्टीपल लोकेशंस पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को और साथ ही साथ वहाँ के जो रडार सिस्टम को है उसको ध्वस्त कर दिया है। निश्चित तौर से एक बड़ी कामयाबी भी है और बहुत बड़ी रणनीति भी और बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हमारे इस बयान के बाद भी कि NSA के दुनिया को आश्वस्त कर देने के बाद भी कि भारत किसी तरीके की इस संघर्ष को बढ़ाने के पक्षधर नहीं है, ये भी कहा गया है कि भारत पक्षधर नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले जब ईरान के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से भी मुलाकात की, तब भी ये कहा गया कि भारत इस पूरे संघर्ष को या इस वर्तमान स्थिति को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन जिस अनुपात में पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है उस अनुपात में पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। अभी समानुपातिक तरीके से सेनाएं जवाब दे रही हैं। 15 शहरों को निशाना बनाया जाना कि पूरी की पूरी उसके नाम भी घोषित किए गए हैं। श्रीनगर से लेकर अगर आप देखें भुज तक, श्रीनगर से लेकर भुज तक अगर पाकिस्तान हमारे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी उसकी नासमझी है, बहुत बड़ा उसका अपना उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी समझ में आ गया होगा कि इन शहरों का अगर हम निशाना बना रहे हैं, जिन शहरों की बात की गई है उन शहरों में मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा दर्शकों को कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फालोडी, उत्तरलाई और भुज, यानी कि आप श्रीनगर से लेकर देखें गुजरात तक सीमावर्ती सभी क्षेत्रों को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की है। सुबह से ये खबरें आ रही थी कि अमृतसर में भी इस तरीके के रॉकेट के इस तरीके के कुछ ड्रोन या रॉकेट के डिब्रीज हैं। ये भी भारतीय सेना ने कहा कि जो ये हमले किए गए हैं उनके मलबे इकट्ठा धीरे धीरे किए जा रहे हैं मल्टीपल लोकेशन से। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी, पाकिस्तान ने जो इस तरीके की हरकत की है, उसको अपनी औकात, अपनी सैन्य क्षमता, अपनी स्थितियां पता चल गई हैं। 15 शहरों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की बीती रात, लेकिन कहीं भी वो सफल नहीं हुआ, कहीं भी उसकी ये चालबाजी सफल नहीं हुई। और बदले उसके लाहौर की पुष्टि की जा चुकी है, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम उसको ध्वस्त किया जा चुका है। 2-3 अन्य शहरों में, पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके सुनाए पड़े हैं। सुबह जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी उसके पहले ही ये धमाके थे और मीडिया में अलग अलग तरीके से खबरें आ रही थी। तभी और खबरें आएंगी कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। यानी पाकिस्तानी जो जहाज़ हैं वो अब ग्राउंडेड ही रह सकते हैं। जिन जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को अगर ध्वस्त किया गया है, एयर स्ट्रिप्स को भी अगर निशाना बनाया गया है, तो तैयारे उनके ज़मीन पर रहेंगे, परवाज नहीं ले सकेंगे। और स्थितियां भारत ने फिर स्पष्ट किया है अपने आधिकारिक बयान में, सेना के भी आधिकारिक पुष्टि में, कि हम संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रत्युत्तर दिया जाएगा, ये सुनिश्चित है।
जी, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गुरमीत भी जुड़े हैं, हमारे साथ अखिलेश भी जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना रणनीतियों का एक हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का एक तरह से एक वो पूरा चेहरा जिसे पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स कहकर छुपाता रहा है, तमाम विश्व के तमाम देशों के सामने गुहार लगाता रहा है, हमेशा से आतंकवाद पीड़ित अपने आप को कई मोर्चों पे बताता रहा है। ऐसे में जब भारत ने खुलेआम लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके बाद जो पलटवार पाकिस्तान कर रहा है वो सीधे सीधे ये क्या बताता है कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देना, आतंकवादियों को मारने का जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसमें वो भारत में नागरिकों को सीधे निशाना बना रहा है। क्या पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसे समय जब पूरी तरह संकट से घिरा हुआ है एक्सपोज हो रहा है और ज्यादा? मुझे बड़ा सरप्राइज ये लगता है कि हमारे चैनल्स ने अभी तक जो ये रऊफ जिसकी मौत हुई है स्ट्राइक के अंदर, उसकी जो बरियल है, जब उसको दफनाया जा रहा था, उसमें एक तरीके से स्टेट ऑनर दिया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, राइट। इससे बड़ा प्रूफ कि पाकिस्तान जो है टेरर नेटवर्क को चलाता है, उसमें लोग वर्दी के अंदर ऑफिसर्स उसके ताबूत को लीड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एग्जाम्पल और कहीं नहीं होगा। अगर आपके पास में वीडियो नहीं है तो मैं आपको भेज सकता हूं। वो चलाना बड़ा जरूर है ताकि आपके चैनल से हमारे देश के जो कई लोग हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि अमन की आशा के साथ चलो इनके साथ, राइट, और जो विदेश के लोग हैं वो सोचते हैं कि ये सब काम नहीं होना चाहिए, तो पाकिस्तान जो है बड़ा डिसेंट स्टेट है। ये दुनिया के सामने लाना बड़ा जरूरी है। जिस आदमी ने पुलवामा का अटैक हमारे देश के ऊपर करवाया और उसको क्लेम करता है, जो उस तंजीम को चलाने में मदद करता है, जो हमारे ही देश को नहीं पूरी दुनिया के अंदर, आफ्टर ऑल जो टेरर है वो किसी देश के बरखिलाफ नहीं होता है, वो हर जगह पे जाता है, वो दिमाग का कीड़ा है। ये चीज हम उसको लोगों को जग जाहिर नहीं करें, उसको चलाना है, उसको यूज करना है, और ये बड़ा जरूरी है चीज करना। पाकिस्तान को जब इसमें हिट किया गया तो उसके पास में रिस्पॉन्स के लिए कोई और तरीका है नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कोई टेरर कैंप नहीं है, हमारे पास टेररिस्ट नहीं है। नेचुरली उसने उनको हिट करना था जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ पिछले 5-6 साल 10 साल के अंदर जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के हिस्से के लोग हैं, वो हमारे साथ बहुत बुरी तरह, बहुत अच्छी तरह जुड़े, और पिछले कम से कम 5 साल के अंदर जब एक पीस डिविडेंड उनको मिलने लगा, लोग आराम से रहने लगे, और एक जनता एक बड़े विजिबल तरीके से तिरंगा के कंधे पर उठा के चलने लगी। ये सब चीजें बहुत खटकती हैं हमारे दुश्मन देश को, और जो हमारे देश के अंदर कुछ न कुछ गलत चाहते हैं। तो ये जो पूरा अटैक भी हुआ पहलगाम के अंदर, और उसके बाद भी जो कार्रवाई करनी थी, तो एक बड़े डिलिब्रेट तरीके के साथ में उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर, कि तुम जहां पे टूरिस्ट के इलाके हैं, जिससे तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो हम चलने नहीं देंगे क्योंकि हम उससे खुश नहीं है। और अब हमारे यहाँ तुम टेररिस्ट को मारोगे तो हम तुम्हारे यहाँ सिविलियन को मारेंगे जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं। सो आप कई चीजें देखिए, जो खालिस्तान को मारने वाले हैं, जो विदेशों के अंदर गुरुद्वारा साहब को उड़ा दिया, सरदार बच्चे माइनॉरिटी कम्युनिटी के उड़ा दिए पुंछ के अंदर, डेड बॉडीज वहां पे, बड़ा डेलिब्रेट है। जो गोले होते हैं, जो हथियार होते हैं, वो बड़े इंडिस्क्रिमिनेट ऐसे नहीं गिर जाते कि इतने बड़े रिहायशी इलाके में घुस गए, आपने आर्मी के बंकर पे फायर किया, 5-10 मीटर दाएं बाएं हो सकता है, मगर इतने बड़े पुंछ शहर के अंदर जाके सेंटर में गिरना बड़ा एक डेलिब्रेट कार्रवाई होती है, प्लान तरीके से होती है। ये सारी चीजें हमको सीख में लेनी चाहिए। ये टेररिस्ट स्टेट है, इनकी आर्मी भी टेररिस्ट की तरीके से काम करती है, सिविलियंस को मारने का काम करती है, और ये सब चीजें ऊपर जानी चाहिए, सबको मालूम चलना चाहिए। हमारे भी जो देश के बड़े भूले भटके लोग हैं उनको पता होना चाहिए, और बाहर के लोगों को पता चलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे, जो आप कह रहे हैं, जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, हालांकि वो तस्वीरें कई जगह दिखाई दी कि किस तरह से नमाज जनाजा में आर्मी के यूनिफॉर्म में तमाम आर्मी के ऑफिशियल्स भी दिखाई दे रहे थे, जहां लश्कर ए तैयबा के तमाम आतंकवादियों के कॉफिन वहां रखे हुए थे। ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे, क्या ये बहुत साफ हो रहा है कि स्टेट एक्टर्स के नाम पर जिन आतंकवादियों को शरण हमेशा से पाकिस्तान देता रहा, या फिर ये इल्जाम पाकिस्तान पर हमेशा लगता रहा है कि पाकिस्तान की
पूरी स्टेट पॉलिसी में आतंकवादियों को संरक्षण और टेररिज्म एक स्टेट पॉलिसी का पूरा एक हिस्सा है। आज वो बहुत साफ सामने आ गया है, दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है और दुनिया के वो देश देख रहे हैं जो कभी गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की बात करते थे और जो कभी नॉन स्टेट एक्टर्स की एक तरह से वकालत करते थे, यानी उनको फैसिलिटेट करने वाले लोगों के लिए भी ये एक तरह से एक ऐसी तस्वीर है जिसके लिए अब वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से शील्ड नहीं कर पाएंगे। हम ईरान के विदेश मंत्री को देखते हैं कि आज वो भारत में है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जब उनसे बात करते हैं तो बहुत साफ दो टूक शब्दों में वो कहते हैं कि अगर मिलिट्री कार्रवाई किसी भी तरह की कोई करेगा पाकिस्तान तो हम पलट के जवाब देंगे, हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। हमने किसी भी सैन्य ठिकाने, किसी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। हम आतंकवादियों को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे उन ठिकानों को जिन्होंने भारत पे हमला किया। बिल्कुल सही है। और जो चीज हमको 30 साल 35 साल से पता थी, दुनिया को भी पता है, सबको मालूम है। और मुशर्रफ जैसे और इनके कई आला अफसर रिटायरमेंट के बाद सर्विंग के टाइम खुले आम या कई बार छुपे छुपे इनकी काफी इंटरव्यूज हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हमने इंडिया को इस तरह 1000 कट के अंदर इस तरह हमला किया है, ये कार्रवाई हम करते हैं, हम इन गुर्दों को हम पालते हैं। यहां तक कि वर्ड्स इनके लिए इस्तेमाल हुआ है ताकि हमको वो परेशान कर सकें। ये जो इस बार एक बड़ा शिफ्ट हुआ है, जो शिफ्ट क्या हुआ है कि हम पहले लॉन्च पैड के ऊपर अटैक करते हैं, कभी आरटी के थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया। ये जो थी लॉन्च पैड कभी 2 घर में होते हैं, कभी 4 घर के अंदर होते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो बड़ा एक सही प्रूफ नहीं हो पाता है। मगर जब आप जैश ए मोहम्मद और के हेडक्वार्टर के अंदर बाबरपुर पे और मुरिदके में लश्कर तौबा के इलाके पे हिट करते हैं जो उनके ग्लोबल हेडक्वार्टर्स हैं, तब ये चिल्लाना है, हिलबिलाना है, मसूद का रोना है, वो चिट्ठी लिखनी है कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब तो आपने हमको ये कर दिया, हम अपने सारे जो स्लीपर सेल्स हैं आपके देश में जगाएंगे और वील हिट बैक। ये जो चीजें अभी तो बड़ी पब्लिक आ रही हैं और इस पब्लिक के अंदर हाउ कम जो पूरी दुनिया है इसके अंदर चुप रह सकती है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत सरप्राइज है कि हमारे देश के कई पॉपुलर नेता, एक्टर आज तक अभी तक ट्वीट नहीं कर पाए इस चीज के बारे में। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दिस गवर्नमेंट हैज डन कि उन्होंने पंजाब के अंदर जाकर के, जहां हम पहले कभी नहीं गए, पंजाब के अंदर जहां ये हमेशा छुपे होते थे, जैसे ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में छुपा हुआ था और अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया, इंडिया ने भी इस तरह का आज 3-4 दशकों के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है। अमेरिका ने करा है और इजराइल ने किया है। India is the 3rd country to strike at the terrorist locations somewhere in the other country. आपने कहीं और सुना नहीं होगा। So I think it's a very very bold move of the present government. और ये आपको एक और चीज बताएं कि ये चीज ऐसा नहीं है कि कल डिसाइड करी और आज कर दी, इसके ऊपर काम चल रहा होगा। जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं उसके ऊपर प्लानिंग है इंडियन आर्म फोर्सेस के, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की काफी दूरदर्शिता रही है और ये सब एक पूरा होल ऑफ द नेशन अप्रोच करके ये सारी चीजें एक्वायर करी गई होंगी कि जब मौका मिलेगा तब हम इनको एक्सपोज करेंगे और हिट करेंगे जी। और उन्होंने हमको मौका दिया एंड वी हैव हिट देम। अश्वनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्वनी, भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को एक बार फिर अपने शौर्य को दिखाया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिस तरह से जब आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और भारत ने उसका एक तरह से उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर पाकिस्तान के सामने भी जब ये कहा कि किस तरह से पाकिस्तान ने किसी भी पिछले, अगर हम संसद भवन पर आतंकी हमले से लेकर अभी तक की 2025 की पहलगाम आतंकी हमले तक की अगर यात्रा को भी देखें तो तमाम हमलों को देखने पर भी पाकिस्तान हमेशा से एक अंतर्राष्ट्रीय शरण में जाता था। आज भारत की सैन्य ताकत का शौर्य दिखाई देता है, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति का दंभ दिखाई देता है। वो दंभ दिखाई देता है जब सर्वदलीय बैठक होती है और उस बैठक में भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिनका एक सांसद भी है, उसका भी अगर ये कहना है कि सरकार एक बड़ा बदला ले, पाकिस्तान को अभी तक के तमाम आतंकी हमलों का एक बड़ा जवाब दे, उसमें देश साथ है, राजनीतिक पार्टियां साथ हैं, तो ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी दिखाती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसका असर आज दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से ऋतु, अगर देखें तो भारत आज बदला हुआ भारत है, भारत आज सबल, सक्षम, सशक्त भारत है, भारत आज डिसाइसिव
डिसीजंस लेने वाला भारत है। भारत आज एक निर्णायक नीति के तहत चलने वाला भारत है। साथ ही साथ भारत एक संयमित भारत भी है। भारत ने जिस तरीके से कल 9 कार्रवाइयाँ की, 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और उसके बाद भारत ने साफ तरीके से कहा कि ये आतंकवादी ठिकाने हैं, सिविल इंस्टॉलेशन या आर्मी इंस्टॉलेशन नहीं है। पाकिस्तान ने आज रात जो हिमाकत की है उसमें सिविल इंस्टॉलेशंस को और आर्मी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो भी 15। उसके बाद भी अभी जो हमारे स्टैंड है, अभी जो हमारे जो बयान आए हैं, सेना के आधिकारिक जो बयान आए हैं कि हम संघर्ष को बढ़ाने के पक्षधर नहीं है, यद्यपि पाकिस्तान इसका सम्मान करे। यानी कि भारत अभी भी इस हिमाकत के बाद भी, इस कोशिश के बाद भी, इस नापाक हरकत के बाद भी सेना का ये स्टैंड है, राजनीतिक नेतृत्व का ये स्टैंड है कि हम संघर्ष को नहीं बढ़ाना चाहते। एक संयमित राष्ट्र के रूप में हम अपने कार्रवाइयों को हमने किया है और हम संघर्ष नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर बढ़ता है तो सेना आनुपातिक, समानुपातिक, व्युत्क्रमानुपातिक और जिस भी अनुपात में है उसको कार्य करने के लिए सक्षम कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। जिस तरीके से आपने कहा इस नॉन स्टेट एक्टर्स या आतंकवादी वहाँ के या वहाँ के दहशतगर्द, सच्चाई ये है ऋतु, अगर ये कहा जाए तो आतंकवादी वहाँ की सेना है, जिहादी वहाँ की सेना है, आतंकवादी वहाँ की ISI है और ये आतंकवादी तो वहाँ के भाड़े के टट्टू हैं। कल जो आतंकवादी 100 से ज़्यादा मारे गए, अधिकृत संख्या उनकी आनी अभी बाकी है। केवल भारत के लिए ही वो दुश्मन नहीं थे, भारत के लिए एक संकट या खतरा नहीं थे, वो पूरे दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा थे। दुनिया के अलग अलग देशों में भी वो वांटेड थे। रऊफ अहमद जिसकी बात अभी की जा रही, जो कि मसूद अजहर का भाई है, रऊफ अजहर, कांधार विमान हाईजैक में उसके वो मास्टरमाइंड हुआ करता था, जिसमें आतंकवादियों को, मसूद अजहर समेत अन्य आतंकवादियों को छोड़ा गया था। और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त शुरू होती है भारत पर आतंकवादी हमलों की, जिसमें पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व भी शामिल रहा करता है। 1965 की बात अगर देखें तो जब बेनज़ीर भुट्टो के पिता भुट्टो ने कहा था कि वॉर ऑफ 1000 ईयर्स, 100 साल तक हम लड़ाई लगेंगे, और उसके बाद जब अश्विनी आप हमारे साथ अश्विनी बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अवंतीपुरा में जो कल रात को हमले किए हैं पाकिस्तान ने, जो शेलिंग की है, ये उसके ये वही दृश्य है। ये अवंतीपुरा के वो तमाम रिहायशी इलाका है जहां पे हमला पाकिस्तान ने किया है। 15 शहरों को कल रात में हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की है। 15 शहरों पर हमले करने की कोशिश को नाकाम भारत ने किया। इन शहरों में कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई, भुज, यानी कि तमाम सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की है, जिसे भारत ने नाकाम किया है। और ये अवंतीपुरा के वो रिहायशी इलाके में जो पाकिस्तान ने शेलिंग की है, उससे जो क्षति हुई है वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जी अश्विनी आप हमारे साथ बने हुए थे, अपनी बात पूरी करें। जी ऋतु, मैं यही कह रहा था कि 1965 चाहे UN में की गई तकरीर भुट्टो की हो या फिर जियाउल हक की कथन हो कि टू कट इंडिया, टू बीट इंडिया विद 1000 कट्स, या फिर उन्होंने कहा हो कि वार ऑफ 1000 ईयर, यानी कि ये पाकिस्तान की मंशा हमेशा से रही है, जिसमें वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व भी शामिल रहे हैं। भुट्टो से लेकर अभी तक का बिलबिलावल भुट्टो तक अभी तक इनके जिस तरीके के बयान आते हैं, अगर वो हिंदुस्तान देखे, हिंदुस्तान की आवाम देखे, अभी राजनीतिक रूप से जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हुए हैं, वो इस तरीके के बयान दिया करते हैं कि सिंधु की स्थिति ये होगी। उनकी अंदरूनी राजनीति हो सकती है, लेकिन सिंधु जल बंटवारे को स्थगित कर देना, डिप्लोमेटिक एक्शन लिए जाना, आर्थिक प्रतिबंध, आर्थिक रूप से आयात निर्यात रोका जाना, आतंकवादी निशानों को ठिकाना बनाया जाना, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सपोज हुआ है। और जैसा कि अभी आप दोनों लोग चर्चा कर रहे थे विशेषज्ञ, कि जब नमाज जनाजा में वहाँ की ISI और सेना के लोग वर्दी में खड़े होकर और आतंकवादियों को अपना झंडा से सम्मान कर उसको दफन करने के लिए ले जाते हैं, तो फिर बचता क्या है? बचता क्या है जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा जाता है? बचता क्या है जबकि वहाँ से आया हुआ कसाब एकदम जीवित जिसको उदाहरण कहते हैं, जीवित एविडेंस था, वो जीवित साक्षात साक्ष्य था, जिसने ये बताया, जिसने 26/11 के हमले किए हैं। और कल के हमले में बताऊँ ऋतु, इसको सामान्य तरीके से मीडिया और अन्य लोग ये कह रहे हैं कि पहलगाम का ये बदला है। पहलगाम के साथ साथ जैश ए मोहम्मद अगर ध्वस्त हुआ है, बहावलपुर अगर ध्वस्त हुआ है, तो जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा का हमला किया, जिसमें हमारे 40 अर्धसैनिक बल के लोग शहीद हुए थे। 26/11 का जो कैंप मरकज़े तैयबा जो है, वहीं से डेविड कोलमैन, हेडली, साजिद मीर और कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। अभी हाल में बहुत लंबा इंतजार भारत ने किया है, जिस तरह के तमाम आतंकवादी हमलों से गहरे जख्म पाकिस्तान ने भारत को दिया। आतंक जी
जी, जिस तरह से बड़े गहरे जख्म भारत को दिए हैं पाकिस्तान ने तमाम आतंकवादी हमलों से, आतंकवादियों के जो चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हों। जी अश्वनी, आप अपनी बात पूरी करें। बस ऋतु, मैं यही कहूंगा कि केवल पहलगाम के ही परिप्रेक्ष्य में इन हमलों को न देखा जाए। अगर मुजफ्फराबाद के 2, सियालकोट के 2, पाकिस्तान की ज़मीन पर 4 और उसके बाद पीओके में 5, इन सभी जगहों पर निशाना बनाया जाता है, तो वो हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, वो हैं लश्कर तैयबा के, वो हैं जैश मोहम्मद के, वो हैं हरकतुल अंसार के, अलग अलग नामों से जिस तरीके से रहते हैं। तो कांधार से लेकर रऊफ का मारा जाना, कहीं ना कहीं कांधार के उस हाईजैक के मास्टरमाइंड को उसके अंजाम तक पहुंचाने की वो ख्वाहिश है जो हिंदुस्तान को 1999 से थी। तो लंबे जो अंतराल पर ये सटीक, प्रिसाइज और संयमित हमला किया गया है, उसमें कई आतंकवादी संगठनों के जो शामिल हेडक्वार्टर्स है वो तो ध्वस्त किए गए हैं। कई आतंकवादी घटनाओं में जिनका हम दशकों से, वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि इनमें शामिल आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, वो भी अंजाम तक पहुंचे हैं। आधिकारिक तरीके से कितने आतंकवादी मारे गए, लेकिन इस बात की कल का जिस तरीके का बयान है मसूद अजहर का कि वो खुद ही मरने की इच्छा चाह रहा था कि वो क्यों नहीं मर जाता, स्थितियाँ ये थी कि उसका भाई मरा, उसकी बहन मरी, उसके परिवार के अन्य सदस्य मरे, भदोई मरा है। ये लोग तो आतंकवादी संगठन के उसी कैंप पर रहा करते थे। साथ ही साथ वहाँ पर 600 से ज़्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। और जहाँ पर आसपास अगर आप देखें तो सेना, ISI और इन सब के ऑफिस थे। लश्कर का जो मुरीदके में ऑफिस है वहाँ पर सरकारी दफ्तर बनाए जाते थे। तो किस तरीके से मदरसे की आड़ में, किस तरीके से सरकारी दफ्तर की आड़ में, किस तरीके से अन्य सार्वजनिक और सिविल इंस्टॉलेशन को जिहादी इंस्टॉलेशन में तैयार किया गया था। इन सब पर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान बिलबिलाया है, पाकिस्तान खिसियाया है, पाकिस्तान फेस सेविंग के लिए ये कर रहा है। लेकिन अभी जो हिमाकत की है ये बहुत बड़ी हिमाकत है। 15 शहरों को निशाना बनाने के सैन्य और शहरी इलाकों को, तो उसको हमारी मुस्तैद अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था ने, अभेद्य हमारी सुरक्षा कवच प्रणाली ने, US ग्रिड सिस्टम ने और साथ ही साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको रोका है। पाकिस्तान को अपनी हैसियत, अपनी शक्ति, अपनी औकात, अपनी सामरिक क्षमता, अपने तैयारों और अपने परवाज की, अपनी परवाज भी जिसको कह सकते हैं, अपनी उड़ान तक का भी अंदेशा हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि कर क्या सकता है। भारत ने अभी भी कहा है कि आनुपातिक तरीके से जवाब दिया गया है, संघर्ष नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान इसका सम्मान करे तो, अगर पाकिस्तान इसका सम्मान करे तो। अखिलेश, हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समर्थन किया है और उस समर्थन के बाद 24 घंटे भी नहीं बीते थे जिस तरह से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। कल 15 शहरों को निशाना बनाया जिसको ध्वस्त किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। ऐसे में अब क्या आपको लगता है कि भारत के लिए बहुत ही एक तरह से निर्णायक होता जा रहा है आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और पाकिस्तान को और मजबूत जवाब देना? अभी जो लाहौर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया है, वो एक तरह से उस जवाबी कार्रवाई को माना जाए जो लगातार पाकिस्तान कल रात से कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान थमता नहीं है तो भारत कुछ बड़े कदम और उठा सकता है, जिसकी तैयारी अगर हम देखें तो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में तमाम जो बैठकें हो रही हैं, उससे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच सर्वदलीय बैठक में जो सहमति हुई, ये सिलसिलेवार तरीके से इन बैठकों का समन्वय ये बताता है कि बड़ी तैयारी के साथ भारत तैयार दिख रहा है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ऋतु, कोई भी देश आपका सम्मान और समर्थन तभी करता है जब आप अपने ताकत को, अपने जो शौर्य है उसको प्रदर्शित कीजिए। और खास करके ऐसे समय में जब आप पर आक्रमण हो रहा हो, जब आपके निरपराध लोगों पर हमला हो रहा हो, ऐसे समय में जब आप जवाब देते हैं तो ऐसे समय में आपको समर्थन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। और खास करके तब जब जो आक्रामक ताकत है वो आक्रामक ताकत दुनिया के सभी देशों के साथ ब्लैकमेल करता है आतंकवाद के नाम से। तो निश्चित तौर पे इससे इन सारी जो पाकिस्तान ने जो भी हमला किया है कल रात में, उससे पाकिस्तान अपनी राजनयिक जो समर्थन है उसको और खत्म कर रहा है। सब माना यह जा रहा था कि जब भारत ने उसके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया उसके बाद पाकिस्तान को चुप बैठ जाना चाहिए था। आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है, आपके कोई सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं हुआ, आप चुपचाप बैठ जाइए। तब उसके बाद होता कि आपके समर्थन में कुछ लोग आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं करके पाकिस्तान ने उल्टे हमले शुरू कर दिए। 15 जो शहर है भारत के, उन 15 शहरों पे अखिलेश, पाकिस्तान वो देश है जिसने आज तक कभी इसको किसी तरह की शर्मिंदगी के तौर पर लिया नहीं।
ये तमाम वो सभ्य देश हैं जिन्हें लगता है कि आतंकवादियों को संरक्षण कैसे दिया जाए। अगर यही माना जाए तो कल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा और मुजाहिदीन के तमाम ठिकानों और हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया, उन आतंकवादियों को खत्म किया जिसमें 90 से ज्यादा आतंकवादी शामिल हैं, तो फिर पाकिस्तानी आर्मी के तमाम अधिकारी कैसे खड़े हो सकते थे नमाजे में? ऐसे में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को कभी भी किसी तरह की कोई शर्मिंदगी थी? पाकिस्तान को कभी कोई शर्मिंदगी नहीं थी और आज वो उसको एक तरह से बड़ा डेकोरेटेड तरीके से आज वो बाहर खड़ा है। तो ऐसे में शायद दुनिया के उन देशों को और सख्त होने की जरूरत है जो पाकिस्तान को अभी तक किसी भी तरह का लिवरेज दिया करते थे। निश्चित तौर पे पाकिस्तान को शर्मिंदगी इसलिए नहीं होती है कि वो उसके एसेट है और उन एसेट को देश के अंदर कई लोगों का समर्थन मिलता है। पाकिस्तान उन समर्थकों को लूज नहीं करना चाहता है और न ही उन एसेट को ध्वस्त होते देखना चाहता है। इसलिए दुनिया के देश निश्चित तौर पे अब जिस तरीके के संदेश भारत को आ रहे हैं उस संदेश में साफ साफ ये झलकता है कि भारत को समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली सारी कार्रवाइयों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बात की दुनिया के देशों के साथ, जयशंकर ने विदेश मंत्री ने जब बात की दुनिया के देशों के साथ, जब विदेश सचिव दुनिया के देशों के साथ बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत को एक परोक्ष समर्थन मिल रहा है और इसीलिए एक ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया को अभी जरूरत है कि पाकिस्तान का जो ये पूरा आतंकवादी तंत्र है वो आतंकवादी तंत्र ध्वस्त हो जाए, भले ही भारत के हाथों ध्वस्त हो जाए। तो वो चाहते हैं कि भारत के हाथों इस बार पाकिस्तान का जो पूरा आतंकवादी तंत्र है वो तंत्र ध्वस्त हो और इसी में पूरी दुनिया की भलाई। जी गुरमीत हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं, अमृतसर से। गुरमीत, आपसे भी जानना चाहेंगे कि तमाम सीमावर्ती इलाकों में पंजाब के अब किस तरह से, क्योंकि कल रात जो बीती रात जो हुआ है उसे नाकाम किया भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के तहत, लेकिन रिहायशी इलाकों में और सीमावर्ती इलाकों में अभी भी एक तरह से एक तनाव की स्थिति बनी ही हुई है। ऐसे में किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है? देखिए ऋतु, अगर हम पंजाब की बात करें तो जितने भी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से हमला करने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई, उनमें इन टोटल 15 हैं और 15 में से अगर चंडीगढ़ को मिला देते तो 8 इलाके जो हैं वो पंजाब में पड़ते हैं। अब ऐसे में पंजाब में जो है फिलहाल मुस्तैदी जो है वो कल से ही बढ़ा दी गई थी। पंजाब पुलिस को 24 घंटे सतर्क रहने के लिए कहा गया है, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने भी डॉक्टर हैं, उन्हें इन प्लेस रहने के लिए कहा गया है। 24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटीज करने के लिए भी कहा गया है, मगर साथ में प्रशासन के द्वारा यह भी कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। और इसके साथ ही अभी जो कुछ समय पहले ताजा जानकारी हमारे पास आ रही थी वो आ रही थी फिरोजपुर से। फिरोजपुर में ममदोट इलाका है जहां पर बीएसएफ की आउटपोस्ट है, वहां पर एक पाकिस्तानी इंट्रूडर को, घुसपैठिए को सुबह तकरीबन 2:30 बजे मार गिराया गया है। वो दरअसल भारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, झाड़ियों में छिपकर भारत की सरहद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। तभी बीएसएफ के जवानों की नजर पड़ी, उसे पहले चुनौती दी गई, उससे रोकने की कोशिश की गई। जब वो नहीं रुका तो उस पर फायर करके उसे मार गिराया गया। और ये लगातार तकरीबन 3-4 दिनों में ये दूसरी बार घटना हुई है पंजाब के किसी बॉर्डर पर। इससे पहले दरिया मंसूर जो आउटपोस्ट है बीएसएफ की, 3 मई को रात को तकरीबन 11:30 बजे एक और पाकिस्तानी व्यक्ति जो कि घुसपैठिया था, भारत की सरहद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। तो फिलहाल जो है हम कह सकते हैं कि पैनी निगाह बॉर्डर पर हमारी आर्मी की, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ की है और वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ ही जो तीसरा निर्णय, जो बहुत ही अहम निर्णय है, वो है कि जो अटारी वाघा सरहद पर रिट्रीट सेरेमनी हुआ करती थी, रोजाना हुआ करती थी, उसे भी फिलहाल के लिए अनटिल फर्दर ऑर्डर्स बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको अपने दर्शकों को बता दें कि पंजाब में कुल 3 ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर ये रिट्रीट सेरेमनी रोजाना हुआ करती है। एक अटारी वाघा सरहद है, दूसरा हुसैनी वाला है जहां पर रिट्रीट सेरेमनी होती है, और इसके साथ ही तीसरा है सादकी बॉर्डर जो कि फाजिल्का में पड़ता है। तो तीनों जगह अब रिट्रीट सेरेमनी नहीं होगी और यह पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। जी गुरमीत,
अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी अखिलेश भी कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान जिस तरह की गुहार लगा रहा था, संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह की गुहार लगाने की कोशिश कर रहा था, अपने इस कार्रवाई से, जो बीती रात से अभी तक की जो कार्रवाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में जो उसने शेलिंग की है, उसकी वजह से जिन लोगों की जान गई है, तकरीबन 15 लोग हैं, जिसमें कुछ बच्चे शामिल हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। अश्विनी, क्या लगता है कि उन तमाम लोगों को जो अभी तक इस्लामिक देश के नाम पे भी पाकिस्तान को संरक्षण देते आए हैं, उनके लिए भी एक निर्णायक समय अब आ गया है? अब भारत या फिर उस ग्लोबल इकोनॉमी या फिर या यूं कहें कि जिस तरह से सप्लाई चेन और ग्लोबल इकोनॉमी की हिस्सेदारी होने के लिए आपको एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत होगी। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए या तो पाकिस्तान के साथ या भारत और अन्य देशों के साथ, ये अब उन देशों को तय करना होगा। निश्चित तौर से। और ऋतु, अगर देखें कल भारत द्वारा की गई इस स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से विश्व की प्रतिक्रिया रही, विश्व के नेताओं की प्रतिक्रिया रही, वो साफ बताता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। और पाकिस्तान जिसको सदाबहार मौसम बताता है और जो देश पाकिस्तान को सदाबहार मौसम बताता है, उसकी भी उन शब्दों में उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं रही। खेद जताते हुए उन्होंने मामले को आगे न बढ़ाने की ही अपील की। अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो सऊदी अरब सबसे बड़ा अलंबरदार हुआ करता है। सऊदी अरब की नेतृत्व को कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान या अन्य देश जो है चुनौती देने की स्थितियों में रहते हैं, जबकि तुर्की जैसा देश ये सब सारी घटनाओं को शुरू होने के पहले ही अपना एक नौसैनिक पोत जो है वो रवाना करता है। तुर्की कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपनी राजनीतिक अंदरूनी सियासत को देखते हुए जिस तरीके से कर रहा है, उसके अलावा अगर आप देखें तो अरब देशों में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने पाकिस्तान का संरक्षण दिया हो इस पूरे के पूरे टेन्योर में, जब से 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है। पूरे के पूरे मध्य पूर्व की स्थिति अगर देखें, चाहे यूरोप की स्थिति देखें या फिर अन्य 5 परमाणु शक्तियों की स्थिति देखें, सबने किसी भी तरीके से पाकिस्तान के इस मामले पर कोई उससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने दर्शकों को एक बार बता दें। जिस तरह से भारत के सीमावर्ती इलाकों में 15 जगहों पर कल रात को जो शेलिंग की है, जो हमले करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, जिसे भारत ने नाकाम किया है, भारत के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है, वो दृश्य आप देख रहे हैं। ये भुज की तमाम वो तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तान ने कल हमला करने की कोशिश की। इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे अवंतीपुरा के तमाम वो रिहायशी इलाकों, उन घरों की हालत जिन पर हमले किए गए हैं मोटरार से और तमाम हथियारों से, जिसका एक असर देखा गया कि किस तरह से घर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। और इस तरह के हमलों में जो सीज फायर वायलेशन भी किया है LOC पर पाकिस्तान ने, उसमें 15 लोगों की जान भी गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और इस पूरे कायराना हरकत की एक तरह से भारत ने पलटवार करते हुए जो जवाब दिया है वो लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया है भारत ने। तो ये कि बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से देखी गई है। अश्विनी, हम बात कर रहे थे, आप जहां मौजूद हैं तो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के तमाम वो इलाके हैं जहां लगातार सीज फायर का वायलेशन, यानी कि लगातार सीमा पार से संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान मोटरार और तमाम हथियारों के हमले से कर रहा है, ये देखा जा रहा है। अब बीती रात जिस तरह के हमले देखे गए, तो आज की तैयारी के लिहाज से अगर हम पूछे तो उन इलाकों से लोग रात में चले गए थे, सुबह फिर अपने घरों को वापस हुए थे। क्या आज रात के लिए भी उन लोगों को उन घरों से दूर रखा जाएगा, इस आशंका में कि पाकिस्तान इस तरह की फिर कोई हरकत कर सकता है? जी ऋतु, स्ट्राइक के पहले ही जो हमारे सीमांत गांव हैं और साथ ही साथ LOC सटे हुए जो गांव हैं, वहां से प्रशासन ने लोगों को नीचे लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और आज पुंछ के सारे इलाकों को खाली करा लिया गया है, उड़ी के सारे इलाकों को, सीमा से सटे हुए गांवों को खाली करा लिया गया है। पहले भी कहा गया था कि वो खाली कर दें, लेकिन लोगों के अपने कुछ ज़रूरियात होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोग रुके रहते हैं। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि पुंछ में लोगों ने इस तरीके के बयान दिए हैं कि 1971 का जब युद्ध हुआ था तब भी पुंछ को निशाना नहीं बनाया गया था। पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया है, पुंछ में जो है रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, पुंछ में शहर को निशाना बनाया गया है। और साथ ही साथ केवल पुंछ ही नहीं, अगर आप देखें तो यहाँ पर बारामूला, उड़ी, अखनूर, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, इन सारे क्षेत्रों में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है। पहले लाइट आर्म से थे, अब उन्होंने हैवी आर्टिलरी गन फायर किया है। हमारी भी तोपों का रुख पाकिस्तान की ही तरफ है, तोपखाने खोल दिए गए हैं। समुचित आनुपातिक जवाब के साथ ही साथ पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट और अन्य जो इंस्टॉलेशंस है, जो सीमा से सटे हुए इंस्टॉलेशंस है, काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान लगातार उकसावे भरी कार्रवाई कर रहा है।
रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना सामान्य तरीके से कायराना ही हरकत होती है कि किस तरीके से हम लोगों को कहीं ना कहीं जो स्थितियों के तहत जो है एक विरोध के तहत उनको खड़ा कर सके या उनको मोबिलाइज कर सके। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आता है कि सीमा पर रहने वाले हमारे गांव को अब सीमांत गांव नहीं कहा जाता है, देश का प्रथम गांव कहा जाता है। वो सुसज्जित हैं अनेक व्यवस्थाओं से, संचार व्यवस्थाओं से, और वहाँ के शहरी, वहाँ के रहने वाले निवासी सीमा के प्रहरियों की तरह वहाँ पर डटे रहते हैं और उनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हर तरीके से वो सुरक्षित हैं। सीज फायर वायलेशन या फिर पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सीमाएं अभेद्य हैं। सुरक्षा बल, सशस्त्र बल सजग हैं। ऋतु जी बिल्कुल अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका ने लाहौर में मौजूद स्टाफ के लिए जारी की एडवाइजरी। उन्होंने कहा कि लाहौर दूतावास में मौजूद अपने स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने स्टाफ को ये सलाह दी है। मुश्किल हालात में सुरक्षित स्थानों पर शरण ले अमेरिकी स्टाफ, तो इस तरह की हिदायत भी दी गई है। अश्विनी और गुरमीत, हमारे साथ विस्तार से इतनी लंबी चर्चा करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान ने कल रात 15 स्थानों पर हमला किया है, उसके बाद भारत का एक बड़ा पलटवार रहा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भारत लगातार ऑपरेशन सिंदूर की अपनी पहली कार्रवाई के साथ ये कह रहा है कि भारत इस संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता है। भारत ने आतंकवादी अड्डों को सिर्फ निशाना बनाया है। पाकिस्तान अगर इसे एस्केलेट करेगा, यानी कि इस संघर्ष को अगर बढ़ाने की मंशा के साथ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा, सैन्य कार्रवाई करेगा, जिसे कि पाकिस्तान ने कल रात को अंजाम दिया। 15 ऐसे स्थानों पर पाकिस्तान ने हमले किए हैं जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया है, रोका है। लेकिन पाकिस्तान अगर ये करना जारी रखेगा तो भारत एक बड़ा जवाब पलट कर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।